माई सेल्फ चंद्रा सिन्हा। और आज हम अपने एनसीईआरटी शॉर्ट्स क्लास में बचे हुए जो क्लास 6 का जो लास्ट पार्ट था उसको हम देखेंगे। हमने 5th तक देख लिया था, अब 6, 7, 8 बाकी है, तो आज हम उससे देखेंगे। ठीक है। और एनसीईआरटी हम शॉर्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो पंच लाइन ही है कि पढ़ाई वही जो एग्ज़ाम में आए। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का पृथ्वी चैप्टर 6 और पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इस चैप्टर में जो मेन आपको जानना चाहिए वो है जैसे अपर्दन, निक्षेपण। तो अपर्दन क्या होता है? अपर्दन ये होता है कि पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह से जो टूट टूट कर घिस जाता है उसको कहते हैं अपर्दन या इरोजन। ठीक है। और अपर्दन की क्रिया से क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो नीचे चला जाता है। लेकिन वही निक्षेपण क्या होता है कि वो ऊपर में जो है हवा, पानी, वायु सब तरीके से आता है और वो निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। वहीं अपर्दन में जो है सतह नीचे हो जाती है। तो हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कि पर्वत क्या है। ठीक है। तो पर्वत क्या है कि पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक ऊंचाई, शिखर छोटा व आधार चौड़ा हो, उसको कहते हैं पर्वत। ठीक है। सतह से जो है प्राकृतिक ऊंचाई होती है उसकी, और उसका जो शिखर है, उसका जो सबसे ऊपर वाला अपर वाला जो पार्ट है, जो शिखर है, वो छोटा रहेगा और उसका जो आधार होता है, उसका जो वेश होता है पर्वत का, वो चौड़ा रहेगा। तो ये आपका पर्वत हो गया। अब इसी में आता है हिमानी। क्यों? हिमानी क्या है कि पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ को कहते हैं हिमानी। ठीक है। उसके बाद श्रृंखला क्या है? श्रृंखला आपको जानना चाहिए कि एक ही रेखा में या एक ही ऑर्डर में जो अरेंज वाइज में जो अरेंजली जो है आपका पर्वत होता है उसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। कुछ भी अगर श्रृंखला तो हम ऐसे जानते हैं, तो पर्वत श्रृंखला क्या हो गया कि एक ऑर्डर वाइज जो है वहाँ अरेंज हो, तो उसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला। अब कितने प्रकार के पर्वत हैं? ठीक है। तो आपका जो पर्वत, सबसे पहले आपको वलित पर्वत मिलेगा, भ्रंशोत पर्वत मिलेगा और ज्वालामुखी पर्वत। 3 तरीके के होते हैं। तो वलित पर्वत क्या है? तो वलित पर्वत का सबसे मेन चीज़ है कि उसका जो सरफेस होता है ना, वो उबड़ खाबड़ रहेगा। ठीक है। और उसका जो शिखर होगा, उसका जो शिखर या चोटी, वो शंकुआ आकार का होता है। तो वो आप समझ जाइएगा कि ये वलित पर्वत है। वहीं अगर हम भ्रंश पर्वत की बात करें, तो भ्रंश पर्वत में क्या होता है कि इसका जो ऊर्ध्वाधर रूप से ये पहली बात विस्थापित होता है। ठीक है। यानी ऊपर उठा हुआ खंड को, इसमें जो 2 पार्ट होता है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो सबसे ऊंचा हुआ पार्ट है वो कहलाता है उत्खंड भ्रंश, और जो नीचे रहती है वो द्रोणिका भ्रंश कहलाती है। ठीक है। तो ये बहुत सबसे अगर इसका उदाहरण देखा जाए भ्रंशोत पर्वत का, तो आपको जो है राइन घाटी तथा वोस्जेस पर्वत, इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। और वहीं अगर वलित पर्वत की बात की जाए, तो आपका यूराल पर्वत, अल्पेशियन, ये सब जो है आपका वलित पर्वत है। ठीक है। उसके बाद आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? तो आपका जो ज्वालामुखी है वो है ज्वालामुखी क्रियाओं से बनता है, यानी वोल्केनो से ही ये बनता है। और एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो को लिया जा सकता है, और जापान का फ्यूजियामा जो सबसे फेमस है, जापान का फ्यूजियामा। ठीक है। तो ये हमें जानने की चीज़ है कि भाई पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंश और ज्वालामुखी। अब भ्रंश हमने वलित देख लिया कि वलित हमारा अल्पेशियन हो गया और यूराल पर्वत हो गया, ये सब जो है, और इसका जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ होगा, उसका जो चोटी है, शिखर है, वो शंकुआकार होगा। भ्रंश पर्वत की अगर बात करें तो हमने देखा कि ऊर्ध्वाधर रूप से पहली बात तो ये विस्थापित होती है। इसमें 2 चीज़ होते हैं, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो उत्खंड भ्रंश कहलाता है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो द्रोणिका भ्रंश कहलाता है। और एग्जाम्पल के तौर में हमने देखा कौन सा, तो आपका राइन घाटी और वोस्जिस पर्वत। उसके बाद ज्वालामुखी की हम बात कर लेते हैं।
तो ज्वालामुखी में भी हमने देख लिया कि फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो और ये सारे जो पर्वत हैं वो ज्वालामुखी की वजह से ही रेडी हुए हैं ना, उसकी वजह से ही तैयार हुए हैं, मतलब इस यही क्रिया है जिससे ये बने हैं। अब पठार हम देखते हैं। पठार क्या है? तो पठार ये हो गया कि उठी हुई कोई सपाट भूमि हो, है ना, और जिसकी हाइट कितनी हो, तो 100 मीटर से लेके कई हज़ार मीटर तक इसका जो ऊंचाई है, हाइट है, वो हो सकता है। जैसे कि हमारा भारत का दक्कन का पठार हो गया, तिब्बत का पामीर का पठार हो गया, है ना, और वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है? तो 4000 से लेके 6000 तक का है। ठीक और आपका जो है इसमें क्या यूज़ होता है ना, तो इसका यूज़ ये होता है आपका पठार का कि इसमें खनिज आपको जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। और भारत में अगर देखा जाए तो जैसे कि छोटा नागपुर का पठार देखिए, वो लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये सब जो है वहाँ पे मिलते हैं छोटा नागपुर पठार में। इसका ये भंडार है। छोटा नागपुर से जलप्रपात कौन कौन सी निकलती है? तो आपका जलप्रपात में देखा जाए तो आपका स्वर्ण रेखा नदी हो गई और हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, वहीं कर्नाटक में जोग जलप्रपात पठार से निकलते हैं, और लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। ठीक है, जो लावा पठार है उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है। अब हम देखते हैं जलप्रपात भी अगर देखा जाए तो पठारी क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, जो जलप्रपात है वो भी पठारी क्षेत्रों में हो गए। मैदान की बात की जाए तो ये समतल भूमि होती है और लगभग कितनी रहती है? तो 200 मीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती है। ये समतल भूमि जो है 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम परिवहन के बारे में हम देखते हैं कि भाई ये जो मैदान में लोग, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि मैदान में लोग बसते क्यों हैं, है ना। माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा लोग पहाड़ को छोड़ करके मैदान में क्यों बसते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत उपजाऊ होता है, मैदानी भाग है, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का दिक्कत नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट भी बड़ी आसानी से आ जाता है, इसलिए यहाँ के लोग जो है जनसंख्या वाले भाग में बसते हैं। अब जहाँ पे उपजाऊ होगा, जहाँ पे जीविकापार्जन लोगों को मिलेगा अच्छा, आसानी से, तो लोग वहीं बसेंगे ना, तो इसलिए ऐसा है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नहीं इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम चैप्टर 7 देखते हैं। हमारा प्यारा देश भारत को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो भारत अगर देखा जाए तो उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय हो गए, पश्चिम में अरब सागर हो गए, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई और दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद इसके चारों तरफ हमने देख लिया। और 2011 तक अगर इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 तक तो चाइना फर्स्ट था, बट कुछ दिन पहले ही रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया फर्स्ट नंबर पे हो गया जनसंख्या में। पूरे विश्व में इंडिया नंबर 1 हो गया जनसंख्या में, चीन को इसने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन सी रेखा गुजरती है हम ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका कर्क रेखा, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हमने पहले भी क्लास में देखा था कि कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर इसके नॉर्थ साइड की बात की जाए, भूमि के विस्तार की बात की जाए भारत की, तो आप नॉर्थ से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। अक्सर हम लोगों को क्या रहता है कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट ये तो याद रहते हैं, पर ये नॉर्थ था, साउथ था, ईस्ट था, वेस्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में ही है। ठीक है, उसके बाद उत्तर से ये देखा गया। अब हम देखते हैं पश्चिम से लेके पूरब तक की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में है।
ठीक है। पश्चिम से लेकर पूरब की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 ईस्ट में है और 97 डिग्री 25 ईस्ट में है। ठीक है, ये देशांतर के बीच का रेखा है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें आपको जानने के लिए लगभग, जैसे कि आपको ये जानना चाहिए कि प्रत्येक एक देशांतर में अस्थायी समय में कितना मिनट का अंतर होता है, तो वो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर में अगर बात की जाए तो आपका जो है वहाँ स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये पेपर में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ये क्या है, भारत का मानक समय है ना, 82.5 डिग्री अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो मोटा मोटी। और ऐसे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा गया है। ये मैप आप देख सकते हैं, है ना। अब हम जरा मैप के साथ ही हम यहाँ से देखते हैं अभी कितने हैं। तो जैसे अभी सबसे बड़ा अगर राज्य की बात की जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इंडिया में, तो वो आपका राजस्थान। ठीक है, यहाँ देखते हैं एक मिनट, ये देखिए सबसे बड़ा स्टेट कौन है इंडिया में, तो राजस्थान है। अभी 28 स्टेट और 8 जो हैं आपका यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ठीक है, गोवा क्या है, गोवा जो है हमारा सबसे छोटा सा राज्य है, गोवा। ये रहा गोवा, ये रहा गोवा। उसके बाद जो हमारा तेलंगाना 28 बन गया। और भौतिक आकृतियाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके भौतिक आकृतियाँ राजनीतिक हो गए, राजनीतिक में हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका ये जानना ज़रूरी है कि भौतिक विभाजन जो है किस हिसाब से किया गया है। तो आपका जो इसकी भौतिक आकृतियाँ की हम बात करें तो उसको पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह, ये 5 तरीके से डिवाइड किए गए, 5 तरीके को जो है बांटा गया है भौतिक आकृतियों के हिसाब से भारत को, पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। अब सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत को जो है मेनली जो है 3 भाग में बांटा गया है। तो जो सबसे अपर पार्ट है, सबसे ऊपर पार्ट का श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और अगर विश्व की सबसे, जैसे इसी श्रृंखला में क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान वहाँ यहाँ स्थित है, कहाँ पे, मध्य हिमालय में आपका जो है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगे। ठीक है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक है, बृहद हिमालय सबसे ऊपर हो गया और बीच में आपका मध्य हिमालय या हिमाचल हो गया और लास्ट में जो है आपका थर्ड वाला शिवालिक हो गया। और हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और ये मैदान क्या है, समतल है, सपाट है। इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ और उनकी सहायक नदी द्वारा जो है जलोढ़ निक्षेप से बनाए जाते हैं, ये हम देखेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है और समतल है, सपाट है, वहाँ पे हमने नदियाँ देखा। ठीक है, उससे क्या बनता है, जलोढ़ निक्षेप बनता है। उसके बाद वहाँ पे क्या होती है, जहाँ नदियाँ होती है, समतल मैदान होता है, वहाँ नदियाँ हैं, तो वहाँ अच्छी कृषि होने के कारण जो है जनसंख्या अधिक है, हमने ऊपर में भी देखा। ठीक है, अब भारत का पश्चिमी भाग देखते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय, पहली बात तो वहाँ मरुस्थल है पश्चिमी भाग में और वनस्पति जो है वहाँ की शुष्क होती है। ठीक है, वहाँ की जो वनस्पति है वो शुष्क होती है और गर्म रेतीला स्थान है आपका भारत का पश्चिमी भाग। उसके बाद फिर आपका हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में। ठीक है, पहली बात तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो उत्तरी मैदान के दक्षिण में है
और इसके स्ट्रक्चर कैसे, भाई इसकी शेप क्या है, आकृति क्या है, तो ये आपका त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार का है आपका प्रायद्वीपीय पठार। विंध्य व सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीपीय पठार में ही आपका जो है विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला आपको मिल जाएगी प्रायद्वीपीय पठार में ही, जिसमें अगर देखा जाए तो ताप्ती हो गई, नर्मदा नदी बहती है, और वो जो है पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, जो ताप्ती और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है ना, तो ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और जितनी भी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पश्चिम ओर ही हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट है ना, उसको सह्याद्री कहते हैं, और पूरब में जो है पूर्वी घाट है। ठीक है, भारत के पश्चिम साइड हम देखते हैं कि वहाँ पश्चिमी घाट है और पूर्वी साइड जो है पूर्वी घाट है। अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए तो इसका जो विस्तार है एकदम एक समान है, और वहीं पूर्वी घाट का विस्तार एकदम असमान, बीच बीच में टूटा हुआ है। ठीक है, ये पूर्वी घाट का है जिसमें बीच में टूटा हुआ है। ठीक है, बीच में से टूटा हुआ असमान है, एकदम से एक समान नहीं है, जबकि पश्चिमी जो है एकदम एक समान है। ठीक है, अब हम द्वीप समूह के बारे में थोड़ा जानते हैं कि द्वीप समूह क्या है। तो द्वीप समूह आपका दो हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप है जो अरब सागर में। ठीक है, अगर तटीय मैदान के हम देखते हैं, अब तटीय मैदान, तो तटीय मैदान जो है पहली बात तो ये संकरे होते हैं। ठीक है, और ये अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत जो है ये चौड़े होते हैं, और महानदी, गोदावरी, कावेरी नदी, ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हमने देखा था, और ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें यही जानने का था, कुछ खास स्पेशल तो है नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखते हैं चैप्टर 8, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, मौसम क्या होता है, तो वायुमंडल में जो है डे बाय डे जो चेंजेस आते हैं उसको मौसम कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, टेम्परेचर होता है, वर्षा होता है, सूर्य का विकिरण होता है, ये सब शामिल होता है आपका मौसम में। कभी कभी आपको ठंडा लगता है, कभी कभी गर्म लगता है। ठीक है, इस तरीके का। तो भारत में अगर प्रमुख मौसम कितने हैं, तो दिसंबर से फरवरी तक क्या रहता है, ठंडा मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्म मौसम, और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा मौसम, जून से सितंबर तक। अक्टूबर और नवंबर से मानसून को लौटने का मौसम यानी शरद। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक एक करके, जैसे कि आपका शीत ऋतु से स्टार्ट करते हैं। शीत ऋतु क्या है, तो ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, और यहाँ शीत यानी ठंडी पड़ जाती है। ठीक है, तो हमें ठंडी लगने लगती है। तो इस यही रीज़न है कि ठंड के समय में सूर्य की रोशनी सीधे सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरण कहें तो किरण जो है सीधी नहीं पड़ती है, और इसलिए उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है और हम लोगों को ठंडी लगती है, तो उसे कहते हैं शीत ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि गर्मी में क्या होता है कि सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य की किरण जो है वो सीधे पड़ती है, और उससे टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और हवा जो है दिन में शुष्क हो जाती है और गर्म हो जाती है, और इसी को कहते हैं कि लू चल रही है, लू बहना, है ना। अब हम देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून यानी वर्षा का मौसम। इसमें क्या है कि बंगाल की खाड़ी, इस समय जो हवा है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से व अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, किस समय, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। इसके साथ में क्या रहता है, मॉइस्चर लाती है, वो साथ में मॉइस्चर लाती है। हवा जो है पहाड़ों से टकरा कर वर्षा कराती है, तो वो कहलाता है हमारा वर्षा का मौसम यानी दक्षिण पश्चिम मानसून।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिर हमने कौन सा, फिर शरद ऋतु, मानसून के लौटने का समय, वो हो गया हमारा शरद ऋतु। जब मानसून लौटता है उस समय क्या होती है कि हवा जो है, अब हमने देखा कि वर्षा का मौसम के समय क्या हो रहा है कि यानी जो खाड़ी है हमारा, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, वहाँ से हवा जो है स्थल की ओर बहती है, साथ में नमी लाती है, और पवन जो हवा है पहाड़ से टकरा कर वर्षा कराती है। वहीं शरद ऋतु यानी जब मानसून के लौटने का समय है तो उस समय हवा क्या करती है, बंगाल स्थल से जो है उल्टा चलती है, उस समय स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अब मानसून के लौटने का समय भारत के दक्षिण भागों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा कराती है। ठीक है, लौटने के समय जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा कराती है। किसी अगर देखा जाए तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। ठीक है, जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी स्थान पर बहुत मतलब बहुत लंबे टाइम में, जैसे कि 20 साल हो गए, तो 20 साल 25 साल इसमें जो है उसमें एवरेज मापा जाता है कि कैसा मौसम रहा, तो उसी एवरेज दशा को हम जलवायु कहते हैं। अब मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु जो है मोटे तौर पर क्या कहा जाता है, तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द आपका कहाँ से आया है, तो मानसून शब्द आपका जो है अरबी भाषा है। ठीक है, मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, इसका अर्थ होता है मौसम। उसके बाद फिर आपका जो भारत की अगर स्थिति की बात करें तो उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत किसमें है, उष्ण कटिबंध में है ना, तो अधिकतर भाग जो है हमारा उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा, सभी वर्षा नहीं अधिकतर कह रहा है, अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन होती है। यहाँ कृषि जो है हमारे देश में देश में जो है कृषि या भारत में जो कृषि है वो वर्षा पर डिपेंड है, ये तो हम जानते हैं, है ना। अच्छा मानसून, पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन जो है हमारा वर्षा पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा मानसून रहा तो पर्याप्त वर्षा मिल गई, प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जलवायु की स्थिति ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो उसका वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़। जलवायु की स्थिति जो है ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच, 3 चीज़ों पे घटक हैं जलवायु के घटक। अगर बात करें तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र से दूरी कितनी है और उच्चावच। भारत की जलवायु में जो है विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, भारत की जलवायु जो है अलग तरीके का विभिन्नता पाई जाती। कैसी भाई, राजस्थान का बीकानेर की अगर बात करें, है ना, तो आपको वहाँ गर्म है। जम्मू कारगिल की बात करें तो वहाँ ठंडा है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपका मेघालय मासिनराम में। ठीक है, और सबसे कम वर्षा तो लेह लद्दाख में, और एक कम जो है जैसलमेर में भी होता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या है। ठीक है, आपको पहले ये जानना जरूरी है, ये वाली भूमि परत कितना से कितना मीटर पे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, भूमि परत अगर आप देख रहे हैं तो 1.5 मीटर यहाँ पर। ठीक है, फिर 5 मीटर, ये पूरा हाइट दिया और किसको कहाँ तक क्या कहते हैं। अगर हम देखते हैं झाड़ी वाली परत, जो झाड़ी वाली परत है लगभग आपका 5 मीटर से, मतलब 5 मीटर प्लस होगा या 5 मीटर होगा, ये इसको झाड़ी वाली परत कह रहे हैं। ठीक है, ज़मीन से वो 5 मीटर तक होगी, 5-6 मीटर। उसके बाद तरुण वृक्ष क्या होता है, ये लगभग 18-19 मीटर का होता है, ज़मीन से 18-19 मीटर का होता है, जिसे तरुण वृक्ष कहते हैं। ठीक है, अगर 40 मीटर का पेड़ रहता है कोई, ठीक है, जो पेड़ ज़मीन से 40 मीटर तक होता है उसको बितान कहते हैं, बितान। ठीक है, और अगर 60 मीटर से भी ऊंचा रहा तो उसको कहते हैं उद्गामी परत। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है,
अब हम देखते कि जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजे उसको कहेंगे घास, झाड़ी एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें जो है हम लोग लगाते नहीं है, वो खुद से हो जाता है। तो किस लिए होता है? तो जलवायु विभिन्नता के कारण भारत में पाई जाने वाली वनस्पति को कितने तरीके से बांटे गए हैं? तो आपका जो है 5 तरीके से बांटे गए हैं ना। किस आधार पे? तो जलवायु विभिन्नता के आधार पे। आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हो जाएगा, कटीली झाड़ियाँ होगी, पर्वतीय वनस्पति होंगे, मैंग्रोव वन होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या जानने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वर्षा अधिक होती है और ये काफ़ी घना होता है। सदाबहार है यानी कि वो भरा भरा है ना। पहली बात तो घना होगा और हमेशा हरे भरे होंगे। ठीक है, और अलग अलग समय में ये पत्तियां गिराएंगे, क्योंकि अगर एक साथ गिराएंगे तो पतझड़ में आ जाएंगे, है ना। तो ये सदाबहार है यानी एक साथ नहीं गिराते हैं, ये अलग अलग समय में गिराते ताकि जो है इन हरा भरा ये रहे। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो महोगनी हो गया, एबोनी, रोजवुड। ठीक है, दूसरा आपका हो गया उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो इसमें ये कम घना होता है और वर्ष का एक निश्चित साल होता है। उसमें सागवान, पीपल, शीशम, नीम तब गिरा। देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में जो है एक निश्चित समय होता है और ये कम घने होते हैं। एक साल में एक निश्चित समय होता है, तब ये अपना जो है पत्ता गिराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे साल, सागवान, पीपल, शीशम, नीम। अब कटीली झाड़ियाँ देखते हैं। कटीली झाड़ियों की अगर हम बात करें तो देश में शुष्क भागों में ये पाई जाती है कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, जैसे इनका इम्पॉर्टेंट पेड़ अगर बात किया जाए, इसमें पहली बात तो पत्ती की जगह क्या होते हैं? बड़े बड़े कांटे होते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा पेड़ है? तो कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये सब। और कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल और गुजरात में। ठीक है, अब पर्वतीय वनस्पति देखते हैं। तो ये 1500 मीटर से 2000 मीटर तक की इनकी ऊंचाई होती है और ये जो है शंकुधारी होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, अब ये पहाड़ी एरिया है तो यानी ये किधर? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसी साइड में पाया जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका जो है चीड़, पाइन, देवदार, ये सब आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या है कि खारे पानी में मैंग्रोव वन जैसा सुंदर वन के डेल्टा में आपका जो है ये मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, ये खारे पानी में होते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदर वन, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह, ये सब एरिया में पाए जाते हैं। इसकी सबसे फेमस बात है कि इसमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है और इसी के नाम पे सुंदरवन का जो है नाम पड़ा है। हमें वन की आवश्यकता क्यों है, अगर ये जानना है तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। पहली बात तो वन हमारा जो है अपरदन से रोकता है ना, मिट्टी को बांध के रखता है। इससे हमें रबड़ मिलता है, लकड़ी मिलती है। वन्य जीव जो हैं उनका एक प्राकृतिक आवास है ये, यहाँ पे वन्य जीव लोग रहते हैं। चिड़िया हो गई, है ना, चिड़िया का रहने का घोंसला रहता है, वो अपना अंडा पालती है यहाँ पे। गोंद हो गया, लाख मिलता है, फल मिलते हैं, शहद मिलते हैं, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, और हमें जो है घर बनाने का यहाँ से सामान भी मिलता है। लकड़ी मिलती है तो उससे घर बनता है। फिर चारा मिलता है पशुओं के लिए, फिर ईंधन मिलता है ना, खेल का सामान इससे बनाया जाता है, फर्नीचर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए हमारे लिए पेड़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। ठीक है, वन में जंतुओं की हजारों संख्या जो है पाई जाती है, बड़ी संख्या में पाई जाती है। जैसे कि बाघ है, तो बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, मोर है तो ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऊंट जो है, ऊंट देखा जाए तो भारत का रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ का रण में मिलता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये सब आपको हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा बोला जाए तो दूसरे जानवर बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगांव, चीतल इत्यादि, ये सब भी हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में जो है सांप का भी सैकड़ों प्रजाति पाया जाता है, जिसमें कोबरा और करैत मुख्य है।
और इन लोगों को बचाने के लिए जो बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, उसमें जैसे कि अगर देखा जाए बचाने के लिए नॉर्मली क्या, तो नेशनल पार्क बनाए गए, पशु विहार बनाए गए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व एरिया आपको वो बनाया गया। हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट लेके आई है, ठीक है। 1973 का जैसे बाघ का हो गया, हाथी का तो 1992 का, तो इस तरीके से हस्ती परियोजना लेकर आई थी। तो ये सब स्टार्ट की भारत सरकार ने अपने वन्य जीव को बचाने के लिए, क्योंकि इसका क्या होता है, तस्करी होता है, हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर प्रवासी पक्षी की बात करें तो पिंटल बत्तख, कर्लियो, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट, ये हर साल सर्दी के मौसम में इंडिया में आते हैं, हमारे देश में आते हैं। और सबसे छोटी लिटिल स्टेंट, इसका वजन कितना होता है, तो 15 ग्राम होता है। और आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये भारत आती है। आप फोटो देख सकते हैं, स्टॉक है एक पक्षी, एक प्रवासी पक्षी है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए आज ये ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर करें अपने अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने हर किसी को जानने वाले के पास। और अगर कोई परेशानी हो, कोई एडवाइस देना हो, कोई सजेशन देना हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं भी इम्प्रूवमेंट ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम नेक्स्ट डे जो है क्लास 7 का जो है हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।